गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन शुरू किया था सिल्वर वेडिंग, जो कि हमारी सेकंड बुक वितान में से लिया गया है। उसका फर्स्ट चैप्टर है। ये मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जो आधुनिक समाज में जो जीवन मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है उसका वर्णन किया है, और परिवार की संरचना स्वरूप जो इनमें परिवर्तन आ रहा है उसका भी इस कहानी के माध्यम से वर्णन किया है। और यशोधर पंत, जो कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, उनके जीवन के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि वे जो पहले के पुरानी पीढ़ी के मूल्य हैं उनको तो अच्छा समझते हैं, लेकिन वर्तमान से वो तालमेल नहीं बिठा पाते। उन सब का ही इस कहानी में वर्णन किया है, और पीढ़ियों का अंतराल क्या होता है इसका भी इस कहानी में जिक्र आता है। तो कल हमने रीड किया था कि ऑफिस में वो कैसे हैं, वो किशंदा से प्रभावित हैं। इसका ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी यस्टरडे की वीडियो में। और ऑफिस में जैसे किशंदा टाइम ख़त्म हो जाने के बाद ऑफिस का अपने जूनियर से हंसी मजाक करते थे, इस प्रकार वो मजाक करते थे। और इस दिन उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उनके जो जूनियर हैं उन्होंने पार्टी मांगी। तो उन्होंने कहा ऐसा हमारे समय में नहीं होता, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम ट्रीट ले सकते हो। उसके बाद ये बताया कि अब वो साइकिल से घर जाते थे, तो उनके बच्चे कहते नहीं आप स्कूटर ले लो। स्कूटर तो उन्हें वाहियात एक सवारी लगती है, और कार खरीदने की अभी उनकी मतलब हैसियत नहीं है, तो उसके बारे में सोचना नहीं। उसके बाद वो बताते हैं कि अब वो ऑफिस से घर जाने का समय 5 बजे का होता है, लेकिन अब वो 5 बजे की जगह 8 बजे तक घर पहुंचते हैं। ऑफिस से पहले वो बिरला मंदिर जाते हैं, वहाँ पर जाकर प्रवचन वगैरह सुनते हैं। फिर पहाड़गंज जो सब्जी मंडी है वहाँ पर साग सब्जी लेकर घर आते हैं। तो इस प्रकार वो उस समय अपना रूटीन पता चलता है। और घर आते समय जब उन्हें क्वार्टर दिखाई देता है जहाँ पर पहले किशंदा का क्वार्टर था, उसे देखते हुए वो फिर अपने अतीत में चले जाते हैं कि पहले हम यहाँ रहते थे, और किशंदा थे जो वो पहाड़ी जगह से जो आते थे लोग, उनकी बहुत हेल्प करते थे। उन्हीं के ही प्रयासों से उन्हें यशोधर जी को सरकारी नौकरी मिली थी। और इसके बाद वो अपने बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि वो घर लेट क्यों आते हैं, और अपने बच्चों का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है। इसी वजह से अब वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तो वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करते थे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, और जो सबसे बड़ा लड़का है प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है, जबकि उसकी तनख्वाह अब 1500 है। यद्यपि यशोधर बाबू को अपने साधारण से पुत्र की इस असाधारण वेतन को देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि यह तरक्की इतनी इस प्रकार कैसे कर गया, क्योंकि 1500 तो अब हमें रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है, और इसे शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली नौकरी मिल गई है, तो इसमें कोई पेच होगा। लेकिन वो उसकी तरक्की से खुश हैं। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है, और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब वह पिछले साल के अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। मतलब ये भी उसे गवर्नमेंट जॉब थी, और वो भी गवर्नमेंट जॉब चाहता है, तो उसने वो गवर्नमेंट जॉब एक्सेप्ट क्यों नहीं की। इस बात से उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि हमारे दोनों के बीच ऐसी बात क्यों हो रही है कि वो चाहते थे कि ये जॉब कर ले। और उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है, और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, मतलब वो कोई भी रिश्ता पसंद नहीं कर रही, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। तो इस प्रकार यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ कुछ कुछ यह भी अनुभव करते हैं कि ऐसी खुशहाली भी कैसी जो अपनों में प्रायापन पैदा कर दे। मतलब
जो उनके बच्चे हैं, उनके जो गरीब रिश्तेदार हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो उन्हें ऐसी खुशहाली अच्छी नहीं लगती। एनीवे जनरेशन में गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर वो अपने आप को दिलासा दे देते हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी के बारे में बता रहे हैं। यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, मतलब वो भी पहले जैसी यशोधर पंत वैसे ही बिहेव करती थी। तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मोड़ बना डाला है। कुछ यह भी, जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी साथ रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे। मतलब पहले संयुक्त फैमिली होती थी तो वह उनके साथ रहती थी, जैसे वो थे वैसे ही रहती थी। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने कभी भी हमारा पक्ष नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं कोई जवान औरत नहीं, बुढ़िया थी। तो इस प्रकार यह उसकी अपनी सोच थी। जितने भी इनकी बुढ़िया ताई के लिए थी वे सब मुझ पर भी लागू करवाए गए। तो ऐसा उसके मन में धारणा थी। ऐसा वह अपने बच्चों से कहती तो बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते थे। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती, तुम्हारे ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते और उसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक मुझे अच्छा लगेगा। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढगोसला हो नहीं सकता, साफ बात। मीन्स अब वो भी पहले वाली परिस्थिति से थोड़ा ऊपर आ चुकी थी और अब थोड़ा चेंज हो गई थी। उसने इस समय की परिस्थितियों के साथ भी समझौता करना स्वीकार कर लिया था। धर्म कुल ये सब तुमने ढोंग ढगोसला कहकर घर वाली आधुनिकाओं का आचरण तो करती हो। तो यशोधर बाबू शानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा, मतलब उनको कई बार वो उल्हाना तो दे देते थे यशोधर बाबू अपनी पत्नी को, लेकिन उनको ये पता था कि ऐसे कहने से भी तमाशा स्वयं उनका ही बन रहा है। बच्चे अपनी माता को फिर भी सही कहते थे कि वो सही है, आप ही अपने पिछले ज़माने की बातें लेकर बैठ रहे थे। मतलब उसे स्वयं लगता था कि यहाँ भी मेरा तमाशा बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए अब वो उन किशनदा की बातें फिर से सोचने लगते हैं। फिर यशोधर बाबू सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी किशनदा की तरह ही बिना शादी के रहता और घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और अपनी ज़िंदगी कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। फिर साथ साथ वे सोचने लगते हैं कि लेकिन किशनदा का भी बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों, मतलब किशनदा और जो उनके साथ रहते थे उन सभी साथियों ने हौजखास, ग्रीन पार्क, कैलाश, ये वहाँ के प्लेसेस हैं जो दिल्ली में हैं, कहीं न कहीं ज़मीन ले ली, मकान बनवा लिया। लेकिन किशनदा ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब क्वार्टर खाली करना पड़ा तब तो हद ही हो गई, क्योंकि जो उनसे कभी उपकार ले रखा था, जिन्होंने उनके क्वार्टर में रुके हुए थे, उन लोगों ने भी उन्हें अपने यहाँ रहने की कोई भी पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू भी उनके सामने भाई हमारे घर पर रह लो या हमारे क्वार्टर में रह लो ऐसा प्रस्ताव नहीं रख पाए। क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी और जैसे कि पहले बताया कि वो एक संयुक्त परिवार उनका वहीं रहता था, ताऊ जी और उनका बेटा उसी एक क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते। तो किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर में रहे और उसके बाद गांव लौट गए, जहां सुनने में आया कि साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन नहीं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि वह ज़्यादा पेंशन नहीं खा सका बेचारा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई, फिर भी वो ऐसे कैसे चले गए। जब उन्होंने किसी से पूछा तो उनको यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। तो वे सोचते हैं कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा, मतलब टेंशन, अकेलेपन से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब सोचते हुए, जानते हुए यशोधर जी बच्चों का होना भी ज़रूरी है, ऐसा वो मानते हैं।
यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं, ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उन्हें बुढ़ापे में कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी यशोधर कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि उनके बच्चे दुनियादारी में, बीवी बच्चे उनसे अधिक सुलझे हुए हैं। लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया में उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। मतलब वो सोचते हैं कि बच्चे ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो पुरानी चीज़ों को ज़्यादा, पुराने जीवन मूल्यों को अहमियत देते हैं, तो उनको ये सही नहीं लगता। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने DDA के फ्लैट के लिए जो पैसा ना भरकर भयंकर भूल की है, लेकिन उन्हें ये बात, यशोधर बाबू को यह बात सही लगती है। वो सोचते हैं भूल की है, जबकि वो सही समझते हैं, क्योंकि किशंदा की ही बात वो अपने मन में रखते थे। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने तो उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर बस। किशंदा की ये बातें सोचते सोचते उनको ये भी ध्यान है कि गांव का पुश्तैनी घर, जो यशोधर जी के गांव का पुश्तैनी घर है, वो तो टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मुरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना बेकार के झगड़े मोल लेने जैसा होगा। मतलब अब वो ये भी सोच रहे हैं कि जो बच्चे कह रहे हैं वो ठीक था, वहाँ पर उन्होंने फ्लैट के लिए पैसे भर देने चाहिए थे। तो इसके बारे में वो कुछ सही भी समझते हैं, इसलिए अपने बच्चों को। इसके बाद वे सोचते हैं कि मेरी रिटायरमेंट के बाद हम क्वार्टर तो ये ले जाएंगे, तो हम कहाँ रहेंगे। फिर वो सोचते हैं कि इससे पहले कि मेरी रिटायरमेंट हो, वे यही कल्पना कर रहे हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। फिर पत्नी कहती है कि भविष्य का प्रश्न उठाकर कि अगर ऐसा ना हुआ तो। तब यशोधर बाबू भी उनकी बातों की टिप्पणी करते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा हो जाएगा। सारे तुम्हारी तरह सोचने वाले नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें कहकर वो नकली सी हंसी हंसते हैं। तो ये सब बातें वो वहाँ बिरला मंदिर में बैठे बैठे ही सोच रहे थे। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वो मंदिर में हैं, मंदिर की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ की मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े। मतलब वहाँ पर जो जाकर प्रणाम वगैरह करते हैं, वहाँ करके महात्मा जी देखा कि गीता पर प्रवचन कर रहे हैं, वे वहाँ पर बैठ गए। लेकिन उनका आज प्रवचन सुनने में मन नहीं लगा। सच बात तो ये है कि वो ज़्यादा धार्मिक कर्मकांडी है नहीं। वो तो बस जैसे किशंदा ने उनके लिए बना रखा था, एक मानक तैयार कर रखा था, तो जैसे जैसे उम्र ढलती है तो हमें मंदिर की तरफ रुख करना चाहिए, वहाँ पर जाकर बैठना चाहिए, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़नी चाहिए। तो इसी का वो प्रयत्न कर रहे हैं। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह क्या, यहाँ पर भी फिर मन को समझाने के लिए आया था, फिर अपने घर की बातें लेकर बैठ गए और भटक गए। चलो गीता की महिमा सुनते हैं, अपने आप को वो समझा रहे हैं। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें फिर अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। उनका ये ख्याल था, उनको लगा कि उन्हें जाना चाहिए, लेकिन अब परिवार को यह ख्याल पसंद नहीं आया। तो इस प्रकार उन्होंने इस समय जो पारिवारिक मूल्य बिखर गए हैं, संयुक्त परिवार का जो बिखराव हो गया है, उसी की धारणा रखी है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। उनके हिसाब से कि ये हम ही जाकर बार बार वहाँ पर पैसे लुटाते रहेंगे तो ये अपनी मूर्खता है। यशोधर जी का खुशी गम हर मौके पर रिश्तेदार के यहाँ आना जाना जरूरी समझते हैं, जबकि बच्चे ऐसा नहीं समझते। वह चाहते हैं कि यशोधर जी चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों, लेकिन बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद ही हो गई जब कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को यह कहना पड़ा
कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी सीख है कि 100 रुपये उधार ले सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब पारिवारिक मूल्यों का बिखराव हो चुका है। तो आगे का लेसन हम कल रीड करेंगे। आप इतना अच्छे से रीड कर लें। थैंक यू।